नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब और बायो फाउंड्री स्थापित करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी आएगी। पहले सुनते हैं हैदराबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर जी तरु शर्मा से दिलीप झा द्वारा फोन पर की गई बातचीत। डॉक्टर तरु शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ किस तरह के कार्य होते हैं, क्या इनका महत्व होता है और अभी तक किए गए कार्यों की उपलब्धियाँ क्या हैं? हमारे DBT के अंतर्गत कुल मिलाकर 15 संस्थान हैं, जिसमें से कि ये हमारा एक अलग तरह का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसपे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आधारित विषयों पर शोध होता है। हमारा जो मैंडेट है वो यही रहता है कि हम एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी की बात है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही नई विचारधारा है। कुछ ही दशक हुए हैं जब हमने चालू किया इस पे रिसर्च, लेकिन बहुत ही थोड़े समय में इसने बहुत नए आयाम को छू लिया। तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि इसमें जो हम नई नई खोज करते हैं वो हम पुराने तरीकों से न करके इसमें नए तरीकों से करते हैं। अपस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज का हम इंटरवेंशन रखते हैं इसमें। ये मात्र 13 वर्ष पुराना संस्थान है। हम इस संस्थान में बड़े जानवरों पे शोध का काम करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, और हम छोटे जानवरों को भी अपनी कड़ी में रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हमें कोई टीका विकसित करना है, कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम सीधे बड़े जानवर पे नहीं जाते हैं। जनरली इन टीकों को विकसित करने के लिए या तो हम सेल कल्चर लेते हैं या हम छोटे चूहे, गिनी पिग, हैमस्टर उनका प्रयोग करते हैं। और आज की तारीख में जो हमारी न्यू जनरेशन वैक्सीन या mRNA या DNA वैक्सीन भी आ गई हैं, और हम ये सारा काम करते हैं पशु रोगों के लिए ही। इसके अलावा हम पशु उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। इस संस्थान में ये देश का उन अग्रणी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है उनमें शुमार होता है जहाँ पे की ट्रांसजेनिक एनिमल पे काम किया जाता है। 24 अगस्त को बताया गया, यूनियन कैबिनेट ने इसको अनाउंस किया गया। ये DBT की पॉलिसी है, इसका नाम बायो E3 है। बायो E3 या बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो इसके 3 E हैं, वो हमें बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। हमें अपनी जो बायो इकोनॉमी को, मतलब जो बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें दोनों चीज शामिल हैं, प्लांट साइंस भी और एनिमल साइंस भी। मैं अपनी चर्चा एनिमल साइंस तक और खासकर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी तक सीमित रखूंगी और बताऊंगी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धान के खेतों से या जानवरों से जो मीथेन एमिशन का मुद्दा है, उसको भी हम इस नई नीति के तहत हम उनको एड्रेस करते हैं। और हम जानवरों की जो रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से उनकी ओसाइट की जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, उससे पहले जो अंडा बनता है, हम उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। और जो जानवरों से निकली हुई स्टेम सेल होती हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं और उनको हम रीजनरेटिव थेरेपी में यूज करते हैं। इस संस्थान में हमारे पास और भी अग्रणी तरीके के जो वैज्ञानिक मौजूद हैं, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, AI, नैनो बायोलॉजी पे भी काम करते हैं, जिससे कि हमको बेसिक रिसर्च का मैंडेट और मुद्दे हैं जो हमारे शोध कार्यक्रम है, उसमें हमें जल्दी सफलता मिलती है और जल्दी हम अपने प्रश्नों के उत्तर पाते हैं। आजकल पशुधन की जो बात करते हैं, भारत सरकार का फोकस भी है पशुधन उद्योग पे। आपकी जो संस्था है वो पशुधन में, पशुओं में किस तरह से नई नई नस्लें बन सकती है, किस तरह से आम लोगों के लिए वो ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, इसके लिए कार्य होता है। संस्थान में अब तक हुए कार्य हैं, उनके बारे में बताइए कि ये संस्थान का इतिहास क्या है और किस तरह से इसके कार्य पशुधन को लेकर के किस किस तरह के जो नवीन प्रौद्योगिकी का आप लोग उपयोग कर रहे हैं। ये संस्थान 2011 मई माह में इसका स्थापना हुई और सोच इसके पीछे यही थी कि ये जो शहर है जहाँ पे बहुत सारे वेटेरिनरी वैक्सीन बनते हैं, बहुत सारी बायो
बायो फार्मा कंपनी है और यहाँ इस क्षेत्र में अपना अलग तरह का पशुधन है। पूरे राष्ट्र में है पर यहाँ अलग तरह का पशुधन है। इस संस्थान ने एक जीनोमिक्स बेस काम किया, पशुओं का डीएनए एकत्रित करके उसको बताया कि ये नस्ल देसी गायों पे काम किया और उसको उन्होंने एक चिप डेवलप किया, उसका नाम इंडी गांव दिया। गांव गाय के लिए और इंडी हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए। उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि देसी नस्ल की गाय है, उसके डीएनए पे आधारित चिप है और हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसकी नस्ल क्या है। इसके अलावा संस्थान में एक वन हेल्थ का कार्यक्रम चलता है जिसमें देश भर के 28 और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें मेडिकल साइंटिस्ट, वेटरनरी साइंटिस्ट, एनिमल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ के साइंटिस्ट हैं। वन हेल्थ का महत्व क्या है हम सब जानते हैं, क्योंकि जब कोविड आया तो हम सबको मालूम है कि जानवरों का महत्व, बीमारियां जब आदमी तक पहुंचती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इनकी रिसर्च पे ध्यान रखेंगे तो हम बीच की उस कड़ी को काट पाएंगे या बीच की उस कड़ी को तोड़ देंगे जिससे कोई भी पैथोजन हमारे ह्यूमन हेल्थ तक पहुंचता है। इसी के तहत मैं आपको कुछ बात बताऊंगी। वन हेल्थ में भी करते हैं हम, और हम क्या करते हैं, जो ज़ूनोटिक डिजीजेस होती हैं जो जानवरों से आदमियों पे पहुंच रही हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूंगी, आप टीबी को भी ले सकते हैं, आप ब्रुसेल्ला को भी ले सकते हैं, आप लेप्टोस्पायरा को ले सकते हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा आप वायरस, विषाणु की जनित रोग भी, जैसे जापानी बुखार है, उसको भी ले सकते हैं। तो हमारे संस्थान ने इन पे कुछ काम किया है काफी अच्छा। अगर मैं आपको ज्यादा लंबा ना बताते हुए छोटा बताऊं तो मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं, ब्रुसेल्ला की। ब्रुसेल्ला से अबॉर्शन होता है और ये बहुत ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है। ये बड़े जानवरों से, छोटे जानवरों से, डॉग से, पिग से, ये सबसे उसके थ्रू जाता है। हमारे संस्थान ने एक ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस पे लंबा शोध कार्य किया और तकनीक विकसित की। उस तकनीक को हमने पेटेंट भी आवेदित किया है और हमने उस तकनीक को ट्रांसफर किया है। क्या करते हैं हम उसमें, वो डिवावेस एलाइजा है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा संक्रमित जानवर है और कौन सा वैक्सीनेटेड जानवर है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी बीमारी है जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होती है, जिनमें दूध ज्यादा बनता है, मैस्टाइटिस। डीबीटी ने हमको इस शोध परियोजना के लिए काफी धन दिया और उसके माध्यम से हमने उस काम को पूरा किया इसी साल, और उससे हमने 2 किट डेवलप किए, जिससे हम मैस्टाइटिस का क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल तो वो जो हमें दिखाई देती है और सब क्लिनिकल वो छुप के बैठा है बैक्टीरिया, लेकिन पता नहीं चल रहा, सब क्लिनिकल, उस पे भी हमारे काफी अच्छे शोध हुए। जी, आपने पशुधन की बात की, तो पशुधन में आजकल देखा गया है जो लाइव स्टॉक के साथ जो पोल्ट्री पे भी काफी फोकस है, खास करके इंडस्ट्री और रोजगार वगैरह में। तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ आपके संस्थान में कार्य होता है? हमारे यहाँ पे हम पोल्ट्री वायरसेस पे भी काम करते हैं और जो अभी नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी आई है जिसको हम बायो E3 बोल रहे हैं, ये एक बहुत ही हमारी विज्ञान की दिशा के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा। मैं अगर इस पॉलिसी की बात करूं, जो बायो E3 है, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जो तकनीक है, इसके 6 मेन वर्टिकल हैं और उन वर्टिकल्स में बायो मैन्युफैक्चरिंग से वो वर्टिकल्स लिंक किए गए हैं थीम बेस्ड। जैसे हमारा संस्थान पशु जैव प्रौद्योगिकी पे काम करता है, तो हमारे लिए फंक्शनल फूड या स्मार्ट प्रोटीन एनिमल बेस्ड भी हो सकती हैं और प्लांट बेस्ड भी हो सकती हैं। हमारा संस्थान एनिमल बेस्ड स्मार्ट प्रोटीन के काम पे जोर देगा। दूसरा, जो इसके जो 6 वर्टिकल हैं, एक है बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम। जो ये एंजाइम है, ये कैटालाइज करेंगे तरह तरह के रिएक्शंस को और उसके ऊपर बायो टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क होगा। मैं इसी पे भी अगर आपका ध्यान ले जाऊं तो जानवर जो हैं उनका खाना एक अलग तरीके का होता है, तो बायोमास का यूटिलाइजेशन भी इसका एक अलग महत्वपूर्ण वर्टिकल है। क्योंकि ये जो बड़े जानवर होते हैं जिनको हम रूमिनेंट बोलते हैं, इनमें 4 इनके अगर मैं कहूँ तो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो जो बड़ा वाला भाग होता है र्यूमन, उसमें अपने माइक्रोब्स रहते हैं और जो खाना हम जानवर को खिलाते हैं तो वो माइक्रोब्स उस खाने को खाते हैं। तो जो नई हमारी ये बायो E3 पॉलिसी आई है, या जो बायो मूल्यांकन की हम बात करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग की जो हम बात करते हैं, बायोमास यूटिलाइजेशन की जो बात करते हैं, वो हमारे
एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बिल्कुल एक वरदान साबित होगी। कैसे? जानवर को चारा चाहिए और हमारी लैंड मास सिकुड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो वर्टिकल सब चीजें हो रही हैं। खाली रहने के घर नहीं, बाकी चीजें भी वर्टिकल हो रही हैं। इसमें जो हमारे मान लीजिए दाल, दलहन, तेल, उस तरह की जब हम फसल उगाते हैं, मान लीजिए हमने कोई सरसों या सोयाबीन की फसल उगाई, वो तो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए है। फसल उगने के बाद अब अगर हम उस पे जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें और तेल निकली हुई फसल को अगर हम इस्तेमाल करें जानवर को खिलाने के लिए, तो हम सीधा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें कुछ एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं जो जब अगर हमारा जानवर खाएगा तो उसका उतना अच्छा नहीं होगा और दूध, मीट का उत्पादन उससे बाधित होगा। तो बायोमास यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, इस नई बायो मैन्युफैक्चरिंग अभी पॉलिसी आई है, बायो E3, कार्बन कैप्चर और बायोमास यूटिलाइजेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्टिकल है। इस बायोमास को बायोटेक्नोलॉजिकल टूल लगाते हुए, तरह तरह के अलग तरीके अपनाते हुए, जैसे उदाहरण तौर अगर मैं ईस्ट को इस्तेमाल करूं इस बायोमास पे, तो वो ईस्ट उन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर को खा लेगी और वो हमारे जानवरों के लिए चारा तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक बहुत सोची विचारी नीतिगत पॉलिसी विभाग ने तैयार की है और देश की सरकार ने इसको साइंटिफिक प्रोत्साहन के लिए इस पॉलिसी पे मोहर लगाई है। वैज्ञानिक होने के नाते और खास तौर से एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ के साइंटिस्ट, हम सब लोग ऐसा फील करते हैं कि ये एक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ और पड़ाव है जो आने वाले वर्षों में हमारी बायो इकोनॉमी को एनिमल प्रोडक्शन के थ्रू बूस्ट करेगा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047। मेरा अपना मानना है कि ये अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की तरफ जाएं तो हम ये जानते हैं कि दुनिया भर की पॉपुलेशन 10 मिलियन हो जाएगी जब 2050 होगा और उस समय हमारे अपने जो तरीके हैं, हमें उसमें साइंटिफिक तरीकों का मिश्रण करना बहुत जरूरी हो जाएगा कई चीजों के लिए। आज भी आप देख रहे हैं, कल हम कोविड की बात करते थे, कोविड शांत हुआ, उसके बाद अगर हम जानवर की बीमारी करें तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया। अभी आप पिछले कुछ हफ्तों से मंकी पॉक्स की बातें सुन रहे हैं। पहले मंकी पॉक्स एक तरीका था कि इन सेक्टर्स में वो नहीं पहुंच सका, फिर हमने पढ़ा कि वायरस ने अपने को म्यूटेट कर लिया। तो जो तरह तरह की बीमारियां हैं उनका ट्रांसमिशन भी आने वाले वर्षों में बदलेगा, क्योंकि ये अपने को दूसरे तरीके से, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अपने को दूसरे तरीके से मोल्ड कर लेते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। तो हमें कंट्रोल के तरीके दूसरी तरह से लाने पड़ेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण वर्टिकल है हमारे इस सेक्टर का, बायो मैन्युफैक्चरिंग का, फ्यूचरिस्टिक मैरीटाइम एंड स्पेस रिसर्च। उसके लिए भी हमें क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होगी, चाहे वो स्पेस का कार्यक्रम हो। और आपने चंद्रयान और की सफलता, अभी हम उसके जोश से काफी अच्छा फील करते हैं। तो आगे आने वाले वर्षों में जब अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे तो प्रोटीन की जरूरत होगी। वो प्रोटीन कहाँ से आएगा, एक बड़ा मुद्दा। इसमें अगर हम ऐसी प्रोटीन बना लें जिससे हम जानवरों को कम मारें, हम अपने एथिकल इश्यूज का ध्यान रखें और हम इनको बाहर बनाएं प्रोटीन्स को, तो वो हमारे लिए काफी कारगर साबित होगा बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए, फ्यूचरिस्टिक कार्यक्रमों के लिए। तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, चाहे हमारे जानवरों का मीट प्रोड्यूस करने के, चाहे हमारे जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए, अगर हम उसमें नए आयाम जोड़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के, तो वो अवश्य ही एक प्रोडक्शन को बहुत उन्नति की तरफ ले जाएगा और उसके लिए जो बायो E3 पॉलिसी है उसको बहुत महत्वपूर्ण मानती है। निश्चित रूप से जो बायो इकोनॉमी 3 पॉलिसी है ये बहुत दूर की सोच के साथ आई है और आप लोगों के विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सरकार ने मान करके अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जो कि बायो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें जलवायु कृषि, अनुकूल कृषि की भी बात है, कार्बन कैप्चर की बात हो रही है और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान, साथ ही साथ गार की भी बात हो रही है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, बायो E3 का हम इसको ऐसे बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास इस देश में बहुत बड़ी युवा शक्ति है और हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे युवा जो वैज्ञानिक या जो हमारे युवा शोध छात्र हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ये संस्था जो है अनुसंधान के क्षेत्र में, इसमें कैरियर ऑप्शन क्या सब है, खास करके उच्च अध्ययन के लिए, तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस भी थोड़ा बताइएगा। जी, जो I3C ब्रिक हमारा PhD का कार्यक्रम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का,
उसमें जो 3 आई हैं वो बहुत सोच विचार के रखे गए हैं, और उन 3 आई का मतलब है आइडिएट, इमर्ज, इनोवेट एंड कोलैबोरेट। आइडिएट मतलब आप सोचिए, हमें अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वैज्ञानिक हैं, उनकी सोच, बेहतरीन वैज्ञानिक, बेहतरीन छात्र समुदाय हम देखते हैं, उनकी सोच को अत्यंत विकसित रूप से और उनको हौसला बढ़ाते हुए अगर हम आगे ले जाएं और हम उनको इमर्स कराएं, इसमें विज्ञान में डूब के काम कराएं और उनको हम इनोवेटिव आइडियाज दें, मतलब वो क्या नया सोच सकते हैं। कल तक किसने सोचा था कि हम mRNA और DNA की भी वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास खाली वो बात नहीं है, वो आज की तारीख में रियलिटी है। तो ये हमारा बायो साइंस का कार्यक्रम है, और जो ये बायो E3 पॉलिसी आई है, इसमें बहुत साफ शब्दों में एक विज्ञान धारा उन्होंने शब्द बताया है, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा क्लीन एनर्जी के लिए, और जो हमारे फोकस एरिया हैं, बड़े प्रश्न, इस मंत्रालय, इस उच्च तकनीकी साइंस, इसके तहत हम कैसे राष्ट्रीय मुद्दों पे अपना फोकस ध्यान से रखते हुए हम अपने रिसर्च के, शोध के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक जामा पहनाएं। इसके लिए अकेले कुछ नहीं होता, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जो लीडरशिप है उनका बिल्कुल क्लियर सोच है कि सबको एक संग जुट के इस विज्ञान को आगे ले जाना है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे आपस में अनुसंधान करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, और वो कड़ी जोड़ के मैं इसको कम शब्दों में बिना हाइपरबोलिक व्याख्या किए हुए बताती हूँ। महज 5.5 महीनों के अंतराल पे डिपार्टमेंट ने I3C ब्रिक का PhD कार्यक्रम लागू कर दिया। 1 अगस्त से हमारे विद्यार्थियों ने दाखिला ले लिया, जो इस डिपार्टमेंट के 15 संस्थानों में जाके शोध करेंगे। पर ये बात क्यों? ये तो आपके प्रश्न का जवाब। एक दूसरा, ये जो पॉलिसी आई है बायो E3 की, हमने सारे अपने जो रिसर्च कार्यक्रम बनाए थे छात्रों के लिए, वो नॉर्मल कार्यक्रम नहीं, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पे आधारित हमने अपने रिसर्च प्रोग्राम डेवलप किए। उसके लिए गूढ़ मंथन हुआ और उच्च स्तरीय लीडरशिप ने सब एक संग बैठे और उन्होंने बोला कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो राष्ट्र का फायदा होगा। जैसे हमने एक ऑल्टरनेट न्यूट्रिशन पे कार्यक्रम दिया अपने संस्थान से, उसमें हमने बताया कि एनिमल सेल बेस्ड स्मार्ट प्रोटीन हम कैसे बनाएंगे। उसमें हम अन्य 2 और DBD के संस्थानों के संग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे शोध विद्यार्थियों का भी फायदा है, हमारे संस्थानों में आपस में जुड़ाव से काम होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे इस शोध से राष्ट्र का क्या फायदा होगा उसका जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसा विचार हम बहुत दृढ़ता से रखते हैं। अंत में हम चलते चलते एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके संस्थान में पेटेंट तो बहुत हुए हैं और इन्वेंशन भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरह का है, और जो एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात हो रही है, आपका जो संस्थान है ये किस तरह अपने इन्वेंशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा आम लोगों तक पहुंचा रहा है? जी, ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने इसको पूछ के बहुत अच्छा किया। तो मैं एक एक करके आपकी बातों को बताती हूँ। जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी का सवाल है, पिछले 13 वर्षों में इस संस्थान ने 9 टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसमें से कि हम 6 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुके हैं इंडस्ट्री। और टेक्नोलॉजी जो है, जो 2-3 मैंने अपने बातचीत के शुरू में आपके सामने रखी, कुछ और भी हैं न्यू जनरेशन टेक्निक। इन 13 वर्षों में इस संस्थान को इसी साल हमारा पहला पेटेंट आया है, और वो एक उस महत्वपूर्ण परजीवी पे है, पैरासाइट पे है, जो जूनोटिक नेचर का है। मतलब वो डॉग, कैट, गोट, इनसे वो ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। तो संस्थान ने उसके लिए एक लेटरल फ्लो ऐसे बनाया है, और उसकी जो खासियत है वो ये है कि वो लेटरल फ्लो ऐसे जो है, थोड़ा सा मैं तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करूंगी, वो एंटीजन बेस्ड ऐसे है, जिससे कि बीमारी होने के पहले, जैसे ही बीमारी होती है तो एंटीबॉडी पनपती है शरीर में। तो ये जो एंटीजन बेस्ड है, तो ये बीमारी पकड़ने में भी कारगर साबित होगा। अगर हमारा एंटीबॉडी बेस्ड होता तो वो बीमारी होने के बाद में हम उसको पकड़ सकते थे। तो ये हमारा एंटीजन बेस्ड है, एक बात। दूसरा, हमारे यहाँ जो शोध के विद्यार्थी आते हैं, हमारा
हमारा संस्थान उनको सीधे भी दाखिला देता है और हम साल में एक बार 2 बार उनको बुलाते हैं, आप आइए और हमें ज्वाइन करिए जून में और दिसंबर में। अभी हमारा फिर से एडवर्टाइजमेंट जाएगा। हम यहाँ पे पीएचडी के छात्रों को रखते हैं अपने संग, वो अपनी फेलोशिप लेके आते हैं और हमारे संग काम करते हैं कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी एरिया में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एरिया में। हम मास्टर्स स्टूडेंट को भी शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए लेते हैं। हम पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स को भी रखते हैं। आज की तारीख में हमारे पास नेशनल M.K. भान फेलो, हमारे पास में DST वुमेन साइंटिस्ट हैं 3। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल फेलोज भी हैं। एक ईरान की महिला वैज्ञानिक हमारे संग काम करती हैं जो टोआस फेलोशिप के तहत आई हैं, और हमारे कुछ वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिकों के संग मिलकर काम करते हैं, जिसमें से एक जर्मन डॉक्टर अलेक्जेंडर अभी आज ही वो निकलेंगे अपने देश के लिए वापस। तो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कोलैबोरेशन करते हैं। हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण वेटरनरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो यूके के परब्राइट में स्थित है, उनके संग हम कुछ महत्वपूर्ण विषाणुओं पे इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक, जो आजकल आपने AI और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात सुनी होगी, उसको लेके हम कुछ काम करना चाह रहे हैं और हमने वो चालू कर दिया है 1.5 साल से। इसके अलावा हम I3 ब्रिक जो PhD मैंने आपको बताया था उनको भी लेते हैं। और अंत में जो आपका प्रश्न था कि हम इंडस्ट्री से कैसा कोलैबोरेशन करते हैं, तो मैं बहुत खुशी के संग आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ हमने पिछले 2 सालों में एक इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया है, जिसमें हम इंडस्ट्री को इंक्यूबेट कराते हैं। जैसे उसमें से एक इंडस्ट्री जिसने हमारी 2 तकनीक ली है, वो यहाँ रह के उनको आगे विकसित करके मार्केट कर रही है। इसके अलावा कुछ जो पोल्ट्री की आपने चर्चा की, एक पोल्ट्री से लिंक्ड इंडस्ट्री है जो हमारे संग में इंक्यूबेशन में रहती है। और हमारे पास 3 तरह की सुविधा है, या आप आके हमारे संग स्पेस ले लें और हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, उनको हम मुहैया कराते हैं। और तीसरा मॉडल है कि आप हमारी स्पेस भी ले सकते हैं, हमारे इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं, और हमारी जो वैज्ञानिक शक्ति है यहाँ पे, हम लोग का जो ग्रुप है जिसमें एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल ट्रांसजेनिक्स, एनिमल स्टेम सेल, एनिमल हेल्थ, एनिमल प्रोडक्शन के लोग हैं, उनके संग भी तालमेल बिठा के आप अपना ले सकते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंक काफी मजबूत है और इसको हम आगे एम्पलीफाई करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं जो ये बायो 3 पॉलिसी आई है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट वर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आपने खुद भी व्यक्त किए अपने विचार कि ये बहुत सोची समझी और अत्यंत महत्वपूर्ण बायो बेस्ड इकोनॉमी, बायो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सर्कुलर इकोनॉमी पे आधारित है। तो जो हमारे शोधार्थी हैं, जो विदेश की तरफ जाते हैं या जो अन्य तरफ जाते हैं, वो इंडस्ट्री के संग हाथ जोड़ के काम कर सकते हैं, वो अपनी खुद इंडस्ट्री बना सकते हैं, हम उनको इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम इज एट प्लेस और वो काफी अच्छे तरीके से चलता है। आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, खास करके आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। जो बायो इकोनॉमी 3 जो नीति बनी है, जो पास की गई है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उससे किस तरह आगे आने वाले समय में ये पर्यावरण हितैषी होगा, किस तरह से ये रोजगार को बढ़ाने वाला होगा, खास ही ये किस तरह से आर्थिक प्रगति को, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको एक बूस्ट करेगा, उसको एक त्वरित गति देगा। डॉक्टर जी तरु शर्मा जी, आपने बायो इकोनॉमी 3 अपने इंस्टीट्यूट NIAB और उसमें हो रहे जो आपके अनुसंधान कार्य हैं, उसमें जो आपके एडमिशन, PhD, उच्च संस्थान, उच्च अध्ययन की जो सुविधाएं हैं, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। एक समय अमेज़न क्षेत्र तक ही सीमित रहने वाला ओरोपोच बुखार नामक बीमारी का कारण बनने वाला वायरस 2023 के अंत से अब अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। जुलाई में ब्राजील में अधिकारियों ने इस बीमारी से 2 वयस्कों की मौत की सूचना दी। लगभग 70 साल पहले इस वायरस की पहचान के बाद ऐसा पहली बार हुआ। ब्राजील के अधिकारी भ्रूण नष्ट होने और विकृतियों के मामले की भी जांच कर रहे हैं, जो वायरस के कारण हो सकते हैं, जो एक गर्भवती महिला से उनके भ्रूण में फैलता है। जीनस ऑर्थोबुनिया वायरस का एक वायरस ओरोपोच है। ये डेंगू, जीका, पीला बुखार या चिकनगुनिया जैसे अन्य प्रसिद्ध वेक्टर जनित वायरस से भिन्न है, क्योंकि ये आम तौर पर मच्छरों के साथ मिज और क्यूलिकोइडिस पेराइंसिस द्वारा मनुष्यों में फैलता है। ये वायरस
क्यूलेक्स क्वीन क्यूफेसियाटिस मच्छर सहित अन्य कीड़ों में पाया गया है। इसकी खोज 1955 में कैरेबियन में त्रिनिदाद और टोबैगो में की गई थी। 1960 में इसका पहली बार ब्राजील में एक स्लॉथ से लिए गए रक्त के नमूने से पता चला था। 1960 के दशक से अमेज़निक क्षेत्र में कमोबेश रुक कर मनुष्यों में इसके प्रकोप की पहचान की गई है। अमेज़निक क्षेत्र यानी एक विशाल क्षेत्र जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों तक फैला हुआ है। इसीलिए ये एक फिर से उभरता हुआ वायरस है, क्योंकि ये कई दशकों से कम अमेज़न में फैल रहा था, जिसे एक स्थानिक क्षेत्र माना जाता था। चंद्रयान 3 के लैंडर ने पाया है कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल भी गर्मी का संचालन नहीं करती है, जिससे ये मानव आवास के लिए थर्मल कंबल के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। चंद्रमा की सतह की अत्यधिक गर्मी गैर चालकता इसके नीचे तापमान नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नासा ने 5 क्षुद्र ग्रहों के बारे में अलर्ट जारी किया है, जो 1 सितंबर 2024 तक पृथ्वी के पास से गुजरेंगे। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स नियो को नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा सक्रिय रूप से ट्रैक किया जा रहा है। हालांकि वे हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं है। क्षुद्र ग्रह लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं। वे बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित हैं। इस प्रकार वे सूर्य की किरणों से सुरक्षित रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रारंभिक सौर मंडल की विशेषताओं में मौलिक माना है। उनका अध्ययन करने से शोधकर्ताओं को इस बात की अधिक समझ मिलेगी कि हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। नमस्कार।